हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस के अंदर जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड होते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके रिगार्डिंग हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते या कंटेंट की थोड़ी कमी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मेंस में हम कैसे टैकल कर सकते हैं, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो कहीं ना पहली बार इस बार मेंस देने जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग उनको काफ़ी इस तरह के क्वेरीज डेफिनेटली आती हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं आज की, अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा कम आइडिया है, उनको कैसे टैकल करें। देखो, सबसे पहले तो ना आपको एक चीज़ पता क्या रियलाइज़ करनी है कि आपको तैयार होके जाना है कि आपके पास कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। देखो, आप जानते हो जैसे प्रीलिम्स के अंदर भी आप सभी ने बहुत मेहनत करी थी, बट कुछ क्वेश्चंस फिर भी ऐसे होते हैं जो थोड़े अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। उसी तरह से आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने काफ़ी अनएक्सपेक्टेड की तरह पूछ लेता है। तो जितना आप प्रिपेयर्ड होंगे कि इवन इफ अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी भी है, तब भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनके बारे में शायद आपको आइडिया कम होगा। और आपको मैं प्रिपेयर्ड होने के लिए पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे एस्पिरेंट्स को देखा है जो जब कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो उससे वो पैनिक कर जाते हैं कि शिट यार, मैंने ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं, ये चीज़ मैं मिस कर गया। और वहाँ पर जब एक बार पैनिक आ जाता है ना, तब चीज़ें हम गड़बड़ करने लग जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्या रियलाइज़ करना है कि अगर आपको ना अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है और कंसिडरिंग कि आपने तैयारी अच्छी करी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप ये रियलाइज़ करो कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो बाकी सभी के लिए, मतलब मोस्ट ऑफ देम, उनको भी डिफिकल्ट ही लगेगा, राइट। तो आप उस पैनिक की सिचुएशन में किस तरह के अपने ना सेंसेस को काम रखते हो एंड उस बेसिस के ऊपर फिर भी एक डिसेंट आंसर लिखने की कोशिश करते हो, वो डिटरमिन करता है कि आप पर्टिकुलर किस तरह से मेंस में मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, राइट। एंड साथ ही साथ एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, एक तो पैनिक नहीं होना, साथ ही साथ इनको हमेशा लास्ट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कई बार बच्चे पता क्या करते हैं कि जैसे मान लो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं और कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मान लो पहला ही क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे पहले क्वेश्चन से ही ना उनका कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, प्लस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आंसर करने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा सोचने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे हम टाइम को काफ़ी बार ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं देखो, आप जानते हो यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है ना, वो जितना कंटेंट का एग्ज़ाम है उतना ही टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम भी है। अगर आपने पहले ना, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या फिर पहले मेंस दिया हो, तो आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि कितना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको थोड़ा एंड में, लेटर पार्ट में आप अटैम्प्ट करो। और एक चीज़ आप और भी ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप सोच के गए हो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लगभग 8 मिनट में अटैम्प्ट करूँगा और 15 मार्क्स क्वेश्चन लगभग मैं 10 से 11 मिनट मान लीजिए मैं करता हूँ। तो क्या ऐसा होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्ट 8 मिनट लगने चाहिए, या सारे के सारे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मुझे 11 मिनट लगने चाहिए? द आंसर इज़ नो। देखो, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर आते हों, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि आप उनको थोड़ा अच्छे से आंसर कर पाओ। तो शायद 8 मिनट वाला आंसर आप शायद 9 मिनट में कर पाओ, ठीक है ना। ये वाला कोई हो सकता है एक आधा क्वेश्चन आपका 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन पे आपको 8 के 8 मिनट नहीं लगाने कि उनके भी आपको कंटेंट पता नहीं है, कम पता है, या फिर और आप उस पर भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो आपको कंटेंट जल्दी जल्दी से पता लग जा रहा है, वो आप अराउंड 5 से 6 मिनट में अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। और ये जो बाकी का टाइम बच गया, ये जो बाकी क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, उन पे अटैम्प्ट करो। तो ये चीज़ कैसे हो पाएगी, जब आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा लास्ट में अटैम्प्ट करो, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग में अटैम्प्ट करने लग जाओगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी टाइम खा सकते हैं आपका। तो ये चीज़ आप थोड़ा इंश्योर करो। थोड़ा और डिस्कस करें कि सर पॉइंट्स कैसे जनरेट कर पाएँ। तो देखो, कोशिश करो कि अपने आंसर को थोड़ा सा मल्टी फैसेटेड रखो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेस्टल के बारे में जानते हो, ठीक है। देखो, पेस्टल के अंदर पॉलिटिकल डिमेंशन आ गई, इकोनॉमिक डिमेंशन आ जाती है, सोशल डिमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डिमेंशन आ जाती है, लीगल एंगल आ गया, इन्वायरमेंटल एंगल आ गया, या और भी एस्पेक्ट्स इसके अंदर आप जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर आंसर के बहुत सारे मल्टीपल डिमेंशंस दिखाते हो ना, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि आप थोड़े ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनर से गेन कर पाओ। और देखो, साथ ही साथ जब इस तरह से आपने ना, भले ही आपके पास कंटेंट कम था, पर जब आप आंसर को इस तरह से सोचने लग जाते हो कि इसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जब इस तरह से थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे, तो आई एम वेरी श्योर कुछ ना कुछ डायमेंशंस तो आपके बन जाएंगे। और देखो, अगर आप ना जो सुमित सर के द्वारा डेली जो एडिटोरियल डिस्कशन लिया जाता है, अगर आप उसको अच्छे से सुन रहे हो, ठीक है ना, और अगर आपने कंटेंट को अच्छे से तैयार किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि
आपका कंटेंट अच्छे मतलब ना काफ़ी अच्छे लेवल पे तैयार हो गया होगा, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सर यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं, ठीक है ना? तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके रिगार्डिंग ये जो मल्टीपल डायमेंशंस होंगी वो आपको जो एडिटोरियल डिस्कशन है आई एम वेरी श्योर आपने वहाँ पे कवर कर लिया होगा। इसके साथ ही साथ देखो हमारी टीम की तरफ से आती है प्रहार मैगजीन। प्रहार मैगजीन में आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के अंदर उनका प्रॉपर वैल्यू एंड रिस्क कंटेंट आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसी तरह से गवर्नेंस का हो गया, सोशल जस्टिस या जो भी पॉलिटी इकोनॉमी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी का कंटेंट आपको मिल जाता है। तो अगर आपने एडिटोरियल डिस्कशन को अच्छे से फॉलो किया है, प्रहार मैगजीन के जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग आपने अच्छे से इनको फॉलो किया है, उनको पढ़ा है अच्छे से, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करोगे कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन पे ब्लैंक नहीं फेस करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने बिल्कुल पढ़ी ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होगा। तो अगर काम करना है तो थोड़ा कंटेंट पे काम आप कर सकते हो इन दिनों में, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो पॉइंट्स हैं वो आपको जनरेट होने लग जाएं। और साथ ही साथ देखो बुकलेट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करने वाली हैं। यहाँ बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, प्रॉपर डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना, जो सारे आपको हेल्प करेगा एग्जाम में आंसर करने के लिए। देखो पेस्टल एक बहुत अच्छा टूल हो जाएगा आपके लिए। उसी तरह से हो सकता है स्वॉट, ठीक है। देखो स्वॉट शायद उतना आपके काम में ना आए, पर जैसे इसके अंदर स्ट्रेंथ्स होता है, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही जब किसी चीज़ का मान लीजिए आपको इम्पैक्ट दिखाना है, तो इम्पैक्ट ना आप ऐसे सोच सकते हो कि आप चेक करो कि इस पर्टिकुलर चीज़ का एक इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, एक देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब इस तरह से सोचते हो ना तो आप अलग अलग एक तरह से ना हायरार्किकल लेवल पे सोच रहे हो चीज़ों को, और इस तरह से आपके पास ना मल्टीपल पॉइंट्स कहीं ना कहीं जनरेट करने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसके साथ ही देखो जहाँ पर स्पेसिफिक कंटेंट अवेलेबल ना हो, कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स आप डेफिनेटली लिख के आ सकते हो। देखो ऑब्वियसली जो होता है कि मार्क्स आपको बेटर ज़्यादा तब मिलते हैं जब आप थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट को लिख के आओ, प्रॉपर डेटा हो, प्रॉपर एग्जांपल्स हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस बाय चांस ऐसे आ जाते हैं जिनके रिगार्डिंग आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आप जगह जनरलाइज पॉइंट्स भी लिख के आ सकते हो, दैट ताकि एटलीस्ट थोड़े मार्क्स तो वहाँ पे हमें एग्जामिनर दे पाए, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी का एंगल डालना है, ठीक है ना, मान लो किसी का सोल्यूशन डालना है, तो आप टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली वहाँ पे एंगल दे सकते हो। या और भी इस तरह की जो जनरलाइज थोड़ी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स में पुट करोगे तो हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स नहीं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग एग्जामिनर दे आपको, पर ठीक ठाक नंबर तो डेफिनेटली दे देगा, ठीक है जी। तो इस तरह से इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हो। एंड लास्टली सिलेबस कवरेज। देखो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्पेशली ना ये एसेज के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आता है। मान लो एसे आपको कोई आया और एसे में आपको ज़्यादा डायमेंशंस नहीं समझ में आ रही, आप अपना सिलेबस याद करो। सिलेबस याद करने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो GS1 है, GS2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोचो कि GS1 में मैंने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ी है हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं जब आप ना एक टॉपिक को उठाओगे और आप देखोगे क्या हिस्ट्री में कुछ इसके रिगार्डिंग हुआ है, आपको आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई एग्जाम्पल हिस्टोरिकल एक ऐसे के रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल कोई भी ऐसे उठा के देखना कोई ना कोई आपको हिस्ट्री में एग्जाम्पल उस चीज़ का मिल जाएगा। आप ज्योग्राफी में सोच सकते हो, कोई आर्ट एंड कल्चर के साथ रिलेट कर सकते हो, या फिर GS2 के अंदर कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ कैसे जोड़ सकते हो, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, इसके साथ कैसे जोड़ना है। GS3 के अंदर आप जोड़ सकते हो इकोनॉमी के साथ, या और भी टॉपिक्स जो हैं हमारे साथ। उसके साथ ही एथिक्स में तो देखो ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट कवरेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आपके दिमाग में थोड़े पॉइंट्स की कमी आती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये चीज़ ऐसे के लिए बहुत रेलिवेंट है। बाकियों के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है ना। बाकी आपको जैसे मैं बता रहा था ये चीज़ें आपको डेफिनेटली कवर कर लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रहार हैं या जो भी आपने कहीं ना कहीं नोट्स बनाए होंगे, तो वो चीज़ आप अगर आपने नोट्स अच्छे से बना रखे हैं या फिर जैसे प्रहार मैगजीन को अच्छे से फॉलो किया हुआ है, आई एम वेरी श्योर कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन का कंटेंट में ना कोई इशू नहीं आएगा। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली लिख कर ही आओगे, कोई ब्लैंक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लैंक छोड़ के आओ। और जब कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कम पता है, तो वहाँ पर कुछ आप जनरलाइज स्टेटमेंट्स लिख के आ सकते हो, ताकि कुछ पॉइंट्स आप उसके रिगार्डिंग लिखो एंड थोड़े से मार्क्स चाहे हो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग गैदर कर पाओ, ठीक है जी। और साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, ये क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कम पता है ये लेटर पार्ट में अटेम्प्ट करने हैं, स्टार्टिंग में इनके ऊपर नहीं जाना। स्टार्टिंग में वो अटेम्प्ट करो जो आपको सबसे बेटर क्वेश्चन आते हैं, और इन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तभी आप पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा समझ आया होगा, पता लगा होगा कि कुछ जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे टैकल करना है। इसके साथ ही मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जैसे आप ना थोड़े मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे आपके पास सामने ना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। अब वहाँ पर कोशिश करना ये चीज़ों को अप्लाई करने की, ठीक है। उसके बेसिस पे आपकी फर्दर अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी और रिफाइंड होकर आएगी। एंड जब फिर एग्जाम के अंदर आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आई एम वेरी श्योर आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से उनको टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।